हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसे कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, दो पार्ट में इसको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है। देखो, वी नीड टू मेजर थिंग्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जो वो क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे साउंड, लाइट, गुडनेस, ये सब। ठीक है, अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्टार्ट होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो फंडामेंटल फिजिक देखो, दुनिया में ना तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। कौन कौन सी, देखो। तो एक होता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी होती है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो दुनिया में किसी से मिलकर नहीं बनी होती। ठीक है, उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनके पास यूनिट्स तो होती है बट इनके पास डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, तो ये तीन तरीके की, हमें क्या याद रखना है कि दुनिया में तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। इतना क्लियर है अब तक। तो देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसकी एसआई यूनिट याद रखनी है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, कैंडेला, और सिंबल इनका हमें पता ही है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ पे क्या लिखा है, विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये कभी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। इसमें एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब वही थीटा। ठीक है, थीटा की एसआई यूनिट रेडियन होती है, और इसके सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है डिग्री, जो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, बेसिक्स में मैंने कवर करा है। और जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन में 180, और जब उल्टा जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन में पाई। क्लियर है। और सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, स्टेर रेडियन। ठीक है, तो अब जैसे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता चल गई कौन कौन सी होती है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, करंट हो गया हमारे पास, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कैंडला तो मतलब वैसी हैं। ठीक है, तो ये सब से है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बस इतना बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो स्पीड क्या एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब स्पीड दो चीज़ें से मिलकर बन रही है, एक आ रहा है हमारे पास एल लेंथ, और एक आ रहा है टाइम, क्योंकि डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करेंगे। तो इसका मतलब स्पीड क्या है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक लेंथ से बन रही है और एक टाइम से मिलकर बन रही है। ठीक है, अच्छा अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका मतलब भी क्या होता है, स्पीड होता है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी तो। बट अभी के लिए हम मान लेते हैं इसमें आ जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक लेंथ और एक टाइम से बन रहा है। ठीक है, बट अगर मैं आपको बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता है, वैसे आपको पता भी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब मान लेते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी किससे बनी है, एक लेंथ से बनी है और एक टाइम से बनी है। बट एक्सेलरेशन में तो दो टाइम आ गए, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो एक लेंथ से बनी है और दो टाइम से बनी है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो कभी भी किसी मिलके बनी नहीं होती। और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्या होती है, जिनके पास यूनिट्स होती है बट डायमेंशन नहीं होती, जिसका दो एग्जांपल याद रखना है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, अब जैसे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन, हमें पता है इसमें जैसे देखो दो क्या आ रहा है, दो टाइम आ रहा है और एक लेंथ आ रहा है, बट ये दो ही पे तो डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड कर रही है। इसमें ये नहीं पूछा कि कितनी बारी में। जैसे देखो एक मीटर में क्या होता है, हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। अब ये आ जाएगा मास, एक्सेलरेशन में लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है, इसमें एल इन्वॉल्व है। तो चाहे कितनी बार भी कोई भी चीज़ इन्वॉल्व है, अगर वो पूछ रहा है तो एक ही बार काउंट करेंगे। तो वर्क में हमारे पास एक मास इन्वॉल्व है, एक लेंथ इन्वॉल्व है, एक टाइम इन्वॉल्व है। तो वर्क में तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यूज हुई है। इतना क्लियर है। अब जैसे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो चार ऑप्शन थे जिसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है क्योंकि मेरे नोट्स हैं। तो इसमें आ रहा है फोर्स,
मास टाइम। तो इसमें ये बोल रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन से बना रहा है, तो ये वो होती हैं जिनके पास क्या है, इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो एक ही बेस्ट ऑप्शन था जिसमें फोर्स आ जाएगा, मास और टाइम। इन तीनों का कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है और ये तीनों ऐसे कुछ डिपेंड भी नहीं करते, ठीक है। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम एक दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है हमारे पास यूनिट, जो कि क्या होता है ना, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट जो होती है ना रेफरेंस ऑफ मेजरिंग होते हैं। यूनिट्स मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इनवेरिएबल का मतलब होता है भाई कांस्टेंट, इनवेरिएबल जो वेरिएबल नहीं कर रहा है, कांस्टेंट, एंड मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। तो यूनिट की डेफिनेशन थी। अब देखो मैंने बताया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। और ग्राफ हमने अच्छे से पढ़ ही लिए हैं, तो अगर ये कांस्टेंट है उधर जाके क्या हो जाएगा, एन बाई यू आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। और एन यू का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब मुझे बस इतना बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एन वन यू वन इज इक्वल्स टू एन टू यू टू, ठीक है। ये सारा मैंने ग्राफ में अच्छे से रिवाइज कराया है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये याद ही कर सकते हो आप कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है और 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, और इनवेरिएबल मतलब कांस्टेंट। अब देखो जैसे क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन इज इन एम के एस, ये इन एम के एस यूनिट मतलब मीटर के जी सेकेंड, ठीक है। अब अच्छा देखो, अब मुझे बस एक बात बताओ, ये किसकी ऐसे यूनिट लग रही है आपको, डेंसिटी की। तो ये कह रहा है कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो, एक इसे ऐसा यूनिट कहते हैं बेसिकली। तो ऐसा यूनिट्स में, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा, और जो यूनिट का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो n1 क्या है हमारे पास, 5 मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना n1, और ये क्या है, यूनिट है मतलब u1। अब वो पूछ रहा है, यूनिट दे रखी है उसने, u2 बता रखी है, बट वो n2 पूछ रहा है। तो देखो 5 इंटू में इसकी ऐसे यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू एन टू हमें निकालना है इन सीजीएस में, कि ग्राम की जगह क्या होता है केजी आता है, सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा, बस यही तो फ़र्क है। अब देखो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि हमेशा ना ऑलवेज कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, ऑलवेज कन्वर्ट करो इनटू स्मॉलर, मतलब बड़े से छोटे में जाओ हमेशा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे देखो एक केजी है, तो मुझे बस इतना बताओ एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो एक केजी में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है। और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब का होल क्यूब, मतलब ऐसा 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू n2 इंटू 1000, और ये आ जाएगा 10⁻², मैं लिख सकता हूँ इसे 10⁻² इंटू 3 मतलब 10⁻6। तो ये कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, अपॉन में मतलब 10⁻3। तो ये आ जाएगा कितना, n2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5000। तो क्या इतना समझ आया आपको कि n2 की वैल्यू कैसे आई 5000, ठीक है। मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट्स में, एम के एस यूनिट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी एक एन और यू का प्रोडक्ट है, और मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी का जो भी प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट का, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हमें पता है ये किस चीज़ का ये बता रखा है, ये है डेंसिटी, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो n1 दे रखा है कितना 5, और u1 दे रखा है ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, और n2 हमें निकालना है, u2 हमें दे रखा है, ये आ जाएगा केजी अपॉन में मीटर का क्यूब। और मैंने आपको इसका एक ही तरीका बता रखा है, हमेशा बड़ी यूनिट से छोटे में जाओ, बड़े से क्या हो जाओ, स्मॉलर में जाओ। तो इसको लिखोगे 5 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू n2। तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये क्यूब लगा था तो इसलिए क्यूब लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, यह आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू n2 इंटू में आ जाएगा 1000। अब इसको देखो, इसका मतलब है 2 0 3 बार लगेगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगी। अब ये पता है 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा n2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻3 अपॉन में 10⁻6। तो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है डिवीजन में, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो पावर इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू n2 इंटू 1 अपॉन में 10⁻3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 की बार बचेगा, और n2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻3, जिसे हम कह देंगे 5000। कितना समझ आया। या आपको मैं अगर ऐसे मैंने बोला था ना कि n क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। अब मुझे बस इतना बताओ कि अगर यूनिट मेरी क्या है, यूनिट अगर मेरी छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, और अगर मेरी यूनिट बड़ी है तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। इतना क्लियर है। तो बस आपको ये सारी चीज़ें देख के चलनी है, और इसका आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो समझ आया कैसे करना है कैसे नहीं। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट करो 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। अब देखो 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में। अच्छा देखो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है,
तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज़ न्यूटन। या जिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या आ जाएगी केजी और इसकी आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। तो फोर्स की जो न्यूटन को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी आपसे सीजीएस यूनिट पूछूँ तो इसकी जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी ना, केजी की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी एसआई यूनिट है जिसे हम न्यूटन कहते हैं, और ये इसकी सीजीएस यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइन। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप कन्वर्ट करो 1 न्यूटन को इनटू में डाइन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई हमें N1 दे रखा है, हमें U1 दे रखा है, हमें N2 पूछ रहा है और U2 दे रखा है, ठीक है, डाइन दे रखा है। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 कितना है 1, U1 कितना है, वो न्यूटन, न्यूटन को हम क्या कह रहे हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 निकालना है, और U2 दे रखा है डाइन, मतलब सीजीएस यूनिट, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, या आ जाएगा सेंटीमीटर अपॉन में सी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला, मैंने यही बोला ना कि हमेशा बड़ी यूनिट से छोटे में जाओ। तो बड़ी यूनिट का मतलब क्या है, इसको कन्वर्ट करो, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू N2, ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा सेंटीमीटर और ग्राम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10 की पावर में 5 इज इक्वल्स टू N2। तो N2 हमारे पास आ गया 10 की पावर 5। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन में हमारे पास 10 की पावर में क्या होता है, 5 डाइन होती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक कोई और क्वेश्चन आता है जूल का, कि आप कन्वर्ट करो 1 जूल को इंटू अर्ग। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि जूल क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है एनर्जी। तो एनर्जी चाहे कोई सी भी ले लो, मान लो मैं ये ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv²। तो मास की जगह ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी केजी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ऐसा यूनिट आ गई। अब ये बोल रहा है कि इसी को हम जूल कहते हैं, मतलब या तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कहूँ या मैं जूल कहूँ, एक ही बात है। अगर अर्ग क्या होता है, अर्ग होता है इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब क्या है, इसकी जगह हमारे पास केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। तो ये अगेन बोल रहा है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जिसमें N1 1 दे रखा है और U1 जूल दे रखा है। जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल का मतलब केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू N2 निकालना है, और U2 दे रखा है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो हमेशा मैंने क्या बताया कि बड़े को कन्वर्ट करो छोटे में, तो 1 kg की जगह हमारे पास लिख देंगे 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू N2 इंटू में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ये पूरी सारी यूनिट्स इसमें और ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा 1000 इंटू में 100, मतलब 10 की पावर 4 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू आ जाए N2। तो इसमें हमारे पास ये क्या बचा, कुछ गलत तो नहीं करा ना हमने, हाँ। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7 इज इक्वल्स टू N2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो 1 जूल होता है वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग। तभी मैंने कहा था, अभी डायरेक्ट इसको याद कर लो। क्या आप क्या याद रखो कि 1 न्यूटन में हमारे पास 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 जूल में हमारे पास क्या होता है 10 की पावर 7 क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होता है, ये पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। या ऐसे समझो कि डायमेंशन क्या होता है ना, डायमेंशन को हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन, कि ये काउंटिंग होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इन एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ स्पीड, स्पीड क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, या वेलोसिटी, ये होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसके पास एक डिस्टेंस यूज़ हुआ, एक लेंथ यूज़ हुई है, एक टाइम। तो कितने लेंथ यूज़ हुए, एक लेंथ और एक टाइम, इसे काउंटिंग कर रहे हैं। तो काउंटिंग ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा L अपॉन में टी, जिसे हम और एलेबरेट करके लिखेंगे LT माइनस 1। इसका मतलब इसमें एक लेंथ यूज़ हुई है, एक टाइम यूज़ हुई है, किसमें, डिराइव करने के लिए स्पीड को। तो इसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन इज नथिंग बट दैट इज द काउंटिंग ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये आ जाएगा LT माइनस 1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो इस वेलोसिटी का डायमेंशन पता है LT माइनस 1 अपॉन में नीचे टाइम, तो ये आ जाएगा LT माइनस 2। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, तो फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा MLT माइनस 2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फोर्स को डिराइव करने के लिए एक मास यूज़ हुआ है, एक लेंथ यूज़ हुई है, और 2 टाइम यूज़ हुआ है। क्लियर है। जैसे एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ mv² है, ठीक है। तो m का डायमेंशन आ जाएगा कैपिटल M, वेलोसिटी का LT माइनस 1 याद ही होता है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ML² T माइनस 2। मतलब एनर्जी को डिराइव करने के लिए एक मास, 2 लेंथ, 2 टाइम यूज़ हुआ है। क्लियर है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे हमारे पास थीटा क्या होता है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ बता देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ का जो नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है,
जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एस कहते हैं, और एंगुलर वाली चीज़ों के लिए जो उसमें होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ एंगल ही होता है वो, प्लेन एंगल थीटा, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट, इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, ये मैंने बताया ना, यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। तो जो डायमेंशन होता है एम डायमेंशन लेस होता है, M0 L0 और T0 ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी v होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या होता है भाई, L t-1। वैसे यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ओमेगा से कहते हैं, जो होता है डी थीटा अपॉन में डी टी। तो अब मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये तो डायमेंशन लेस होता है ऊपर वाला, तो नीचे 1/t बचा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा t⁻⁻1, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन वैसे फॉर्मूला होता है dv/dt, ठीक है। तो डी वी मतलब चेंज होता है, स्मॉल डी, डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम काइनेमेटिक्स में आगे भी रिवाइज करेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन L t-1 होता है अपॉन में टाइम है, तो ये आ जाएगा L t-2। तो इसका डायमेंशन होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन का। बट अगर हम एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी। तो ओमेगा का डायमेंशन आ जाएगा t-1 अपॉन में टी, तो ये आ जाएगा t-2। तो ये क्लियर है कि हमारे पास एंगुलर, जो भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन क्या है, t-2, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है t-1। इतना क्लियर है आपको, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब देखो ये चीज़ लिखिए कि क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के पास सेम डायमेंशन हो सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, लाइट ईयर क्या है, पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनका डायमेंशन होता है लेंथ। तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या एवरेज एक्सेलरेशन, इनका डायमेंशन L t-2 होता है। इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, देखो ये जो होता है ना इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम, और उसे ही हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो याद रखना इम्पल्स का मतलब ये होता है चेंज इन मोमेंटम, आगे पढ़ेंगे। तो इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम ML t-1, ठीक है। अब देखो चेंज इन लेंथ, उसका डायमेंशन यूनिट बराबर होगी लेंथ के, चेंज इन मास उसका सब बराबर होगा मास के, चेंज इन पी उसका सब बराबर होगा पी के, ठीक है, मोमेंटम। तो फोर्स और थ्रस्ट एक ही बात है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है बट कैन हैव द सेम डायमेंशन। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है भाई, सेम होता है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है ML t-2, और डिस्टेंस का आ जाएगा L, तो यह आ जाएगा ML2t-2, ठीक है। वैसे ही एनर्जी का देख लो, तो यह आ जाएगा हमारे पास हाफ mv², मास का हो जाएगा कैपिटल M, वेलोसिटी का L t-1 और इसका होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ML2t-2, ठीक है इतना। तो ग्रेडियंट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड करोगे उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करोगे जिसे हम रेट कहते हैं, और अगर किसी भी चीज़ को मास से डिवाइड करोगे उसे स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब याद क्या रखना है आपको कि जो डायमेंशन होता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, वो सेम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम और एच, इसका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। और एंगुलर मोमेंटम प्रेशर का और एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का प्रेशर और इसका, और इसे स्ट्रेस का कहते हैं, ठीक है। इनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ये गामा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट तो पता है ना कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू में म्यू, और ये एनर्जी है और म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो याद रखना एच क्या होता है, इसकी वैल्यू भी याद रखना 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो रेजिस्टेंस का आप जैसे डायमेंशन निकालना है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी चीज़ का अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स और एनर्जी के साथ रिलेट करो, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के कौन से फॉर्मूले में एनर्जी आता है, H = I²RT। तो इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन ईजिली निकाल लोगे। तो H = जैसे देखो H = I²RT, ठीक है। एच क्या, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2t-2। आई क्या, एम्पियर करंट, तो एक होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस का निकालना है, ठीक है, टाइम है ना। तो ये आप अरेंज कर लो, तो देखो ये आ जाएगा ML2t-2, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर इंटू में टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो ये आ जाएगा ML2t-3A-2, तो ये किसका, रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, ठीक है। इसको याद नहीं रखना, बट मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि फॉर डायमेंशन, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको क्या याद रखना है उसमें, आप कुछ मत करो, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर लो विथ फोर्स से। एक ही चीज़ है, मतलब फोर्स या एनर्जी, फोर्स या एनर्जी से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप उसका डायमेंशन इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये समझाना, जैसे कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर में, तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मतलब Q² 2 टाइम्स C, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेट एनी फार्मूला विद फोर्स एंड एनर्जी, किसके साथ, फॉर डायमेंशन। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइस होता है विच यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U = ½ Li², यहाँ से आप डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है। परमिएबिलिटी आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद आना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी के, तो DH/dt = K ∆T/L, ये एनर्जी है, ठीक है। DH क्या है, दिस इज एनर्जी डिवाइड बाई टाइम।
अब देखो यहाँ पे लिख रखा है ना कि प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और स्ट्रेस, इन सब का डायमेंशन क्या होता है भाई, सेम होता है, ठीक है। ये वही है हमारे पास बीटा कि एफ अपॉन में ए इज इक्वल्स टू माइनस में बीटा इंटू में डेल्टा वी बाई बी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तो यूनिट एंड डायमेंशन ऐसे कट जाएगा। तो वो ये सारे जो भी हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं वो सारे क्या होते हैं, उनका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर का फॉर्मूला पता है ये सबको, फोर्स बाय एरिया। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है ना, ये 1/रूट में आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू देखो क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखो पोटेंशियल ड्रॉप है तो पोटेंशियल तो वी रहेगा, तो अगर रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है आई आर, इसमें इंडक्टर में होता है LDI/dt, ठीक है, LDI/dt, और कंडक्टर में क्या होता है, सॉरी कैपेसिटर में तो आ जाएगा हमारे पास Q/C। तो इनका डायमेंशन तो तीनों का सेम होगा ना, इनका प्रोडक्ट का। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है, जैसे अगर CR का डायमेंशन पूछा है तो हमें पता है इन तीनों का पोटेंशियल ये तो आ रहा है डायमेंशन, तो इनका सेम होगा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल के दिखाओ, तो मैंने क्या बताया, वी का कैसे निकालोगे, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। बट यहाँ पे आई का पता है, वी का निकालना है, और आर का भी नहीं पता, फिर आर का निकालोगे एच इक्वल्स टू I²RT से। तो आप वो फॉर्मूला लगाओ वी के लिए जहाँ पे एनर्जी या फोर्स से रिलेट हो रहा हो। तो एक ही फॉर्मूला पता है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराते हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप वी का निकाल सकते हो। और मैंने बताया ना डेल्टा वी का जो डायमेंशन है वही वी का डायमेंशन है, डेल्टा एल का डायमेंशन है वही एल का डायमेंशन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सी और आर का डायमेंशन निकालना है, किसका, सी इंटू आर, तो आप ये कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वाला लगाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी आर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में आई। तो सी आर करंट तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो, करंट इंटू में टाइम। तो यहाँ पे पुट कर दो करंट इंटू में टाइम अपॉन में करंट, तो करंट से करंट कैंसिल, इसका डायमेंशन आ जाएगा टी, ठीक है, जो कि आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे L/R है तो आपको इतना समझ है पोटेंशियल सब में बराबर होगा, किसमें V इक्वल्स टू आई आर, L इंटू में DI/dt और इज इक्वल्स टू Q/C। या ऐसे समझो कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो V निकालना है तो Q/C। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में बराबर है। अच्छा ये तो पता है ना, रजिस्टर क्या होता है जो अपोज करता है करंट को, इंडक्टर क्या होता है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैपेसिटर क्या होता है जो स्टोर करता है सॉरी जो इंडक्टर होता है वो स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी करंट को, और जो कंडक्ट कैपेसिटर होता है वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज को। क्लियर है इतना। फिर जैसे Q/C का डायमेंशन निकालना है तो एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेलोसिटी स्पीड इन अदर मीडियम, तो ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। M0 L0 और T0। एंगुलर इम्पल्स मतलब आ जाएगा डेल्टा एल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू में ई। तो वो फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें हमारे पास फोर्स या एनर्जी आती हो, तो F इज इक्वल्स टू क्यू ई। फोर्स का पता है MLT-2, चार्ज का हमें पता है करंट इंटू में टाइम इंटू में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कितना हो गया भाई, MLT-3 इंटू में I-1 या एम्पियर-1, ठीक है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वही बताया कि जैसे हमारे पास वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू में वी आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी। मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा F इज इक्वल्स टू BIL। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है करंट कैरिंग वायर। अब डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये सारी चीज़ें। अब जैसे देखो इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होती है, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू में टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें हमें अगर कोएफिशिएंट ईटा का डायमेंशन निकालना है तो अगेन सिंपल, ये तो कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होगा नहीं, ईटा का आ जाएगा फोर्स अपॉन में गामा इंटू में वी, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है, चाहे कोई सी भी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम LT-1, ठीक है। और गामा क्या है भाई, ये तो स्ट्रेस है ना, सिंपल, तो प्रेशर का डायमेंशन लगा देना है, दैट इज फोर्स बाय एरिया। अब डी के कॉन्स्टेंट क्या होता है, देखो डी के कॉन्स्टेंट में आ जाएगा, सिंपल याद रखना है आपको, डी के कॉन्स्टेंट के लिए 1/टाइम पीरियड, बस खत्म। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, सेम डायमेंशन है। अब चार कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहली एक होती है डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसके पास डायमेंशन भी है और वो कांस्टेंट भी है। जैसे इसमें आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल के जी होते हैं, इसकी डायमेंशन होता है M-1 L का क्यूब T-2, है ना। इसकी वैल्यू भी मैं बता चुका हूँ आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। गैस कांस्टेंट होता है जो R होता है, जो मैं इसकी भी वैल्यू बता चुका हूँ, जैसे 0.0821 कप जब हमारे पास ATM लगा रखा होगा 1/12, ठीक है। और यह आ जाएगा 8.314, यह आ जाएगा 25/3, ठीक है, जब जूल में होगा। और फिर आ जाएगा 2 कैलोरी। और ये भी आपको पता है कि 1 कैलोरी में क्या होता है, 4.2 जूल होता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये समझ आए कि डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है और उनके पास डायमेंशन है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट तो है बट उनके पास डायमेंशन नहीं है, जैसे हमारे पास नंबर्स और ये सब। फिर डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन है और वेरिएबल है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ये सारी चीज़ें। फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल, वेरिएबल है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, प्लेन एंगल आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए।
अब देखो दो चीज़ें होती हैं, जैसे ये होता है जिसे कहते हैं फर्स्ट फ्लोर और ये होता है सेकंड फ्लोर। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर है इसका मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर तो होगा ही, और अगर फर्स्ट फ्लोर है तो इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी कि सेकंड फ्लोर हो भी होगा ही, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो वैसे ही ऊपर हमेशा याद रखना। देखो इसके लिए ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, डी यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और पी डी फिजिकली और डायमेंशनली। बस इतना याद रख लो अभी के लिए, डी यू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फिजिकली डायमेंशनली, ये होता है सेकंड फ्लोर, ये होता है फर्स्ट फ्लोर। अब ये कह रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है, तो क्या उसके पास डायमेंशन होगा ही होगा? नहीं, मे और मे नॉट भी। अगर फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, अच्छा ये कह रहा था एक सबसे पहले कह रहा है कि जिसके पास यूनिट ही नहीं है, तो जब यूनिट ही नहीं है तो मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, ठीक है। ये कह रहा है कि यूनिट है तो फर्स्ट फ्लोर है तो मे और मे नॉट भी है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब ये कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अभी कह रहे फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, सेकंड फ्लोर तो है तो फर्स्ट फ्लोर तो होगा ही ना, तो यहाँ पे हमारे पास मस्ट आएगा, यहाँ पे मे आएगा, यहाँ पे मे आएगा, यहाँ पे हमारे पास मस्ट नॉट आएगा, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये कहता है कि ओनली फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू वाई और z है, तो इसका मतलब x का डायमेंशन बराबर होगा y के और इसका बराबर होगा z का, तीनों का डायमेंशन बराबर होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेम डायमेंशन है उसे ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डिफरेंट डायमेंशन हो, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम आ गए हैं हमारे पास मेनली क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कह रहे हैं वी इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अब मुझे बस बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के, इसका मतलब ये इसका डायमेंशन बराबर होगा, इसका डायमेंशन बराबर होगा, इसका डायमेंशन बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, वी इज इक्वल्स टू अल्फा टी आ गया, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन अपॉन में टी, ये आ जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है। अब बीटा के लिए क्या लिख देंगे, वी इज इक्वल्स टू बीटा एक्स, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, बीटा और एक्स क्या डिस्टेंस है तो एल, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ टी माइनस वन, ठीक है। अब गामा के लिए क्या लिख देंगे, दैट इज वी इज इक्वल्स टू गामा एक्स इंटू में टी, यह आ जाएगा एल टी माइनस वन, यह आ जाएगा गामा एल इंटू में टी, तो गामा एल से एल कैंसिल आ जाएगा, यह आ जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो याद रखना हमारे पास कि अल्फा का आएगा एल टी माइनस टू, बीटा का टी माइनस वन और गामा का टी माइनस टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये देन फाइंड द डायमेंशन, कुछ नहीं करना, आप इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो। फोर्स का पता है ये, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ए और एक्स की पावर मतलब एल की पावर हाफ, एक्स की जगह हम डिस्टेंस रखेंगे तो यह जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल की पावर हाफ, तो ये माइनस हाफ बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव का हाफ बचेगा ना, क्योंकि एल इंटू में एल की पावर माइनस हाफ आ जाएगा, तो वन और माइनस वन, तो आप खुद ही देख लो, ये आ जाएगा वन बाई टू, तो ये आ जाएगा एम एल हाफ टी माइनस टू। तो अल्फा का समझ आ गया, वैसे ही आप बीटा का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करेंगे, तो आई होप आपको ये थोड़ा ये जो डायमेंशन का है समझ आया होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, थैंक यू।